इतिहास मेजर पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक से नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, मान के चलिए आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, सीधा इस वीडियो को छोड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, MJ2 हिस्ट्री ऑल वीडियो क्वेश्चन कंप्लीटेड। वहीं पर जितना भी वीडियो है पूरा देख डालिए, आज से लेकर कल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता अच्छे तरीके से देख डालिए, तभी पास कर पाओगे, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। ये आसान नहीं है मेजर पेपर 2। तो मेजर पेपर 2 में टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी तैयारी हो गई है। कुछ क्वेश्चन अगर छूटता है तो आप कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन 4 से 5 तरीके से पूछा जा सकता है और स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, आंसर याद भी रहता है लेकिन लिखते नहीं है। क्वेश्चन के चक्कर में दूसरे तरीके से वह लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से वह उनका नंबर नहीं मिल पाता है। तो क्वेश्चन के टाइप को भी बताएंगे और सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे। मान के चलिए अगर 1 घंटे में अगर आपको जाना है एग्जाम सेंटर में, या 1 घंटे में आपको पढ़ के जाना है, पहले आप पढ़ चुके हो अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी शुरुआती स्टेज में अगर आपको देखना है तो कौन सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कुषाण कौन थे, उनके उदय का वर्णन करें। अब इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुमाएगा, कनिष्क के उपलब्धियों की विवेचना करें। अब आप बोलिएगा कि कनिष्क यहाँ पर पूछा गया है, फिर यहाँ पर कुषाण कौन थे, उनके उदय का वर्णन कीजिए, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? दोनों आंसर आप सेम ही लिखना है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कुषाण कौन थे, क्या हम इसके उपलब्धि से पहले परिचय में क्या नहीं लिख सकते कि कुषाण कौन थे, उसकी शुरुआत किन किन राजाओं से हुई, उसके बाद फिर कनिष्क कैसे आया? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद कनिष्क की उपलब्धियों को इसमें भी मेंशन कर सकते हैं, यानी उनके उदय का वर्णन। इनका उदय यानी कुषाण का उदय कैसे हुआ? भाई कनिष्क ने ही ना किया, आगे साम्राज्यवाद किया, आगे विकास किया। तो दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है। इसी तरीके से भारतीय इतिहास में कुषाण काल का एक महत्वपूर्ण युग था। भारत के इतिहास में कुषाण काल का एक महत्वपूर्ण युग था, आपको डिफाइन करना है ये कैसे, मतलब यही लिखना है, इसी का आंसर लिखना है। ओवरऑल ये तीनों क्वेश्चन सेम है। इसके बाद देखिए आगे भी ये क्वेश्चन सेम है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। यानी इन सभी क्वेश्चन के लिए एक ही क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी। कुषाण काल का परिचय देख लीजिएगा, कनिष्क तक सारा आपको आंसर देख लेना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, सातवाहन कौन थे, इस युग का संक्षिप्त इतिहास लिखते हुए गौतमीपुत्र शतकर्णी के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, यानी सातवाहन कौन थे आपको परिचय में डिफाइन करना है, इस युग का संक्षिप्त इतिहास लिखते हुए गौतमीपुत्र शतकर्णी का राज्यकाल आपको बताना है। कहने का मतलब है आप सातवाहन डिफाइन कर रहे हो, फिर इसके बाद इसमें जब डिफाइन करोगे तो इस युग का संक्षिप्त में इतिहास भी बताओगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, गौतमीपुत्र शतकर्णी की उपलब्धियों को लिख देना है, या फिर इनके राज्यकाल के बारे में जो भी घटना हुई, इन्होंने किस तरीके से साम्राज्यवाद किया, और भी जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं वो सारा आखिरी वाले पॉइंट्स में मेंशन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वह सातवाहन युग में दक्षिणापथ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको लगेगा सेम है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर सातवाहन काल का इतिहास बताना है, साथ ही साथ आपको गौतमीपुत्र के उपलब्धियों के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सातवाहन काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी अंगों को बताना है, सभी चीज़ों को बताना है, डिफाइन करना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर जो सातवाहन काल से है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका नहीं आंसर करवाते हैं। खारवेल के उत्कर्ष और युद्धों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हो सकता है ये 5 नंबर में आपसे पूछ दे, या फिर 15 नंबर में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त कौन थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है गुप्त काल, हमने सातवाहन काल तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे देखिए गुप्त काल से, गुप्त कौन थे, उनका मूल निवास कहाँ था, उनका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन का सटीक आंसर मैंने अपने चैनल में करवा दिया है प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि गुप्त काल का शुरुआत से इतिहास से लेकर आप चंद्रगुप्त प्रथम तक पूरा डिटेल से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यही क्वेश्चन इस तरीके से घुमा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों के आरंभिक इतिहास का वर्णन करें। यही चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है, यही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है, दोनों का आंसर सेम होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार का वर्णन कीजिए। अब चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में जो गुप्त साम्राज्य का आगे बढ़ा, विस्तार हुआ, विकास किया, इसमें आप लिखिएगा तो क्या सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखिएगा? परिचय में आपको डिफाइन तो करना होगा ना, गुप्त काल के बारे में, के आरंभिक इतिहास के बारे में, या फिर इनके मूल निवास या इनके संस्थापक, तब ना फिर ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सेम है। तो अगर ये भी क्वेश्चन रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, तो भी आपको परिचय में लिखना ही होगा इनके शासनकाल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, फिर इनकी उपलब्धियों के बारे में आप लिख सकते हो, इनको इनके परिचय को देकर। तो इस तरीके से ये जो सारा क्वेश्चन था वो एक ही टाइप का क्वेश्चन था जो अभी हमने आपको करवाया। यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन,
इसके बाद 6 में आते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या आपका, एक साम्राज्य निर्माता एवं कला तथा संस्कृति के संरक्षण के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई ये जो है ना वो कला का कैसे विकास किया, संस्कृति का किस तरीके से इन्होंने संरक्षण किया और चीज़ों में भी साम्राज्य का इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, इसका मूल्यांकन कीजिए। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त अपने वंश का सबसे बड़ा राजा था, समीक्षा कीजिए। यानी यही सारे पॉइंट्स बनाकर यहाँ भी आंसर लिखना है। फिर देखिए समुद्रगुप्त के कार्यों एवं उनके चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, वही चीज़ यहाँ भी लिखनी है। फिर आगे देखिए, समुद्रगुप्त की विजय तो महान थी परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं भी कुछ कम ना थी, विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन कोई पढ़ेगा बोलेगा ये यार ये क्या पूछ दिया, अरे भैया वही पूछा है जो यहाँ पर क्वेश्चन है शुरुआती में, समझ में आया ना, वही चीज़ लिखना है जो अभी तक हम देख रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में ही। आगे देखिए, समुद्रगुप्त की विजयों की समीक्षा कीजिए, बात वही चीज़ है, यानी ओवरऑल आपको आंसर उसी तरीके से लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त की विजयों का परीक्षण करें, उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी गई है, तो थोड़ा सा इसे ऐड कर दीजिएगा। इसके बारे में जैसे आंसर लिखिएगा तो थोड़ा सा इसको अपने से ऐड कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि क्यों कहा जाता है नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी गई है, विद्वान क्यों दिए हैं इसको, नेपोलियन क्यों बोला है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसके अलावा देखिए और भी कई प्रकार से इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहना पूर्णतः सार्थक है, समुद्रगुप्त की विजयों के आधार पर उपयुक्त कथन की विवेचना करें, ये भी उसी तरीके से है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में उल्लेखित अत्यधिक विख्यात एवं गुण संपन्न नरेशों में से एक था, विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आएगा तो बोलिएगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, जबकि वही लिखना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है समुद्रगुप्त के बारे में। ओवरऑल यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन, फिर यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आंसर आपको इसी तरीके से ही देना है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, विजेता और शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा गया है, या फिर यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का प्रकाश डालें, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश के विकास का चरम काल था, सिद्ध कीजिए। या फिर आपसे ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रारूप का वर्णन करें, या फिर भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यों का विवरण करें, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के महत्व एवं मूल्यांकन करें, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन का एक ही तरीके से आंसर होगा, डरने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियां है उसी तरीके से क्वेश्चन को आप आंसर में डिफाइन कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पर उपलब्धियाँ ही लिखनी है सारे क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रारूपों का वर्णन करें, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, प्रशासनिक में कौन से पॉइंट्स आएंगे, प्रशासनिक का मतलब होता है उसके राजपाट से रिलेटेड, तो उपलब्धि में उन्होंने राजपाट में क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कौन कौन से राज्य को जीता, वो इसके अंडर में आएंगे वो सारे पॉइंट्स। सामाजिक मतलब समाज के लिए वो कैसे थे, धर्म से वह सहिष्णुता का भाव रखते थे, सारे धर्मों को वो संरक्षण देते थे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। इतना भेजा आपको खुद से लगाना है कि कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। बाकी आंसर तो एक ही टाइप से ही लिखना है जैसे आंसर उपलब्धि में बताई गई है। समझ में आ गया। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। अब यहाँ पर गुप्त की सामाजिक उपलब्धि या सांस्कृतिक उपलब्धि अगर पूछा जाए, या फिर गुप्त काल में लोगों के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें, या फिर गुप्त काल की कला और धर्म के विकास की विवेचना करें, या फिर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ये भी अगर पूछा जाए, या इसके अलावा भारतीय इतिहास का गुप्त काल सार्वभौमता, धार्मिक सहिष्णुता एवं सादस्यता का युग था, विवेचना करें, या फिर गुप्तकालीन कला एवं धर्म के विकास की विवेचना करें। ये सारे टाइप के क्वेश्चन का आंसर एक ही टाइप से होगा, यानी आपको सांस्कृतिक जीवन का ही वर्णन करना है गुप्त काल के। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। अब ये एक ही टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, यानी इसका पतन कैसे हुआ वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका वर्धन वंश का एक संक्षिप्त विवरण दे, यानी हर्षवर्धन काल में वर्धन वंश का एक संक्षिप्त विवरण देना है शॉर्ट में, यानी ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के विजयों का वर्णन करें, बात वही है, ये क्वेश्चन लिखो या फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की केंद्रीय व्यवस्था का विवरण दे, या फिर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की विवेचना करें, यानी इनकी शासन व्यवस्था के बारे में बताइए, या फिर केंद्रीय व्यवस्था, दोनों बात सेम ही है, दोनों में आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव राजवंश पर एक लेख लिखे, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पर ये राजनीतिक उपलब्धि का मतलब होता है उनके जो राजा है किस तरीके से आए, किसके बाद कौन राजा आए, और उन्होंने क्या क्या हासिल किया, किस तरीके से कौन राजा कौन से क्षेत्र को जीता, इस तरीके से आप राजनीतिक उपलब्धियाँ लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पल्लवों की राजनीतिक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक,
ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करे, या फिर पल्लव के कला एवं संस्कृति पर एक लेख लिखिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है। संस्कृति अलग होती है, राजनीतिक अलग होती है। राजनीति का मतलब राजाओं द्वारा किस तरीके से शासन व्यवस्था आगे बढ़ाई गई वो होता है, जबकि संस्कृति वो धर्म समाज या फिर उस काल में जो भी कला संस्कृति वगैरह जो भी प्रचलित थी उससे रिलेटेड होती है। आगे देखिए, कला एवं सभ्यता के विकास में पल्लवों की देन की समीक्षा कीजिए। ये सारे तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांची के पल्लवों ने भारत को जो देन प्रस्तुत की है वह सभी प्रकार के अद्वितीय है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपको इसी में सीधा सीधा आंख बंद करके संस्कृति जो पल्लवों की थी उसकी उपलब्धियों के बारे में ही लिखना है। फिर देखिए, पल्लवों के शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की परीक्षण कीजिए, वही टाइप की क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी लिखना है। अब आते हैं 14 में, पल्लवों के बाद चालुक्य का भी उसी तरीके से शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके राजवंश पर एक लेख लिखे, या फिर आपसे अगर ये पूछा जाए चालुक्य कौन थे, चालुक्य वंश के उत्थान और पतन का वर्णन करें। इसी टाइप से ही आपको लिखना है। दोनों क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एक ही टाइप से आंसर लिख सकते हो। आगे देखिए, चालुक्य के राजनीतिक इतिहास पर एक संक्षिप्त विवरण दे। ये भी इसी टाइप से ही होगा तीनों का तीनों, क्योंकि इसमें भी राजवंश के बारे में ही लिखना ही है राजनीतिक में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सांस्कृतिक देन, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ चालुक्य की, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन आप उसी तरीके से लिखिएगा। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा आंसर लिखिएगा तो फेल नहीं कीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे, उनके उदय का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कनिष्क की उपलब्धियों की विवेचना करें, यानी ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे कनिष्क की उपलब्धियों का भी आपको डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, सातवाहन कौन थे, इस युग का संक्षिप्त इतिहास लिखते हुए गौतमीपुत्र शतकर्णी के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सातवाहन काल का। सातवाहन काल में इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन खारवेल के उत्कर्ष और युद्धों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसे पढ़िएगा तो सातवाहन युग के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक चीज़ों के बारे में यहाँ पर भी मेंशन है। तो अगर ये आ जाए, बाई चांस आ जाए, तो आप इसी को ही यहाँ डिफाइन कीजिएगा तो काम बन सकता है। इसीलिए इसको मत छोड़िएगा और इसे मत छोड़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, ये तो नेक्स्ट यूनिट से है, गुप्त काल से है, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गुप्त कौन थे, उनका मूल निवास कहाँ था, उनका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक कभी मत छोड़िएगा, समुद्रगुप्त का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे अगर बात करें यहाँ पर आगे अगर हम लोग बढ़े तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 8 नंबर, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका पतन भी देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही आप गुप्त काल से देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन। तो इसमें आपको क्या करना है, हर्षवर्धन के विजयों का वर्णन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर केंद्रीय व्यवस्था है, बहुत छोटा सा आंसर है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें पल्लव और चालुक्य, इन दोनों में आपको क्या करना है, पल्लव में आपको क्या करना है, पल्लव में राजनीतिक उपलब्धियां देख लेना है, ठीक है, और सांस्कृतिक उपलब्धियां, और उसी तरीके से चालुक्य में भी राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां। फिर भी अगर आप चाहते हो इसमें इरेज करने के लिए, तो पल्लव का राजनीतिक उपलब्धियां आपको देख लेना है और चालुक्य का सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेनी है। क्यों, क्योंकि वो दोनों दक्षिणी एरिया का है। तो अगर मान के चलिए इसका अगर सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछे और अगर वो आए, तो दोनों में से किसी को भी अगर ऐड कर दोगे, सांस्कृतिक उपलब्धि मतलब क्या होता है, कुछ पॉइंट सेम होते हैं, कुछ पॉइंट सेम होते हैं। क्योंकि देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियों में या फिर धार्मिक चीज़ों में अगर आप लिखोगे तो ये जो राजा थे वह धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे, ये पॉइंट तो बहुत सारे इतिहास में आपको राजाओं के बारे में सेम मिलेंगे। तो कहने का मतलब है राजनीतिक उपलब्धियां दोनों में से किसी एक का पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो अगर आप चाहो, या फिर लेकिन जो राजनीतिक उपलब्धि है उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेजर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा MJ3 हिस्ट्री का, वहाँ पर सारा वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसको पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आपका छूटने वाला है एग्जाम में।